सो रिजल्ट्स आर आउट, और हमेशा की तरह कुछ बच्चों का पास हुआ और बहुत सारे बच्चों का पास नहीं हुआ, क्योंकि यही इस कोर्स की सच्चाई है, ठीक है। और अगर आपका ग्रुप 1 नहीं पास हुआ है सीए फाइनल का, फिर से ऑडिट ही रीजन रहा होगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चों का नेगेटिव रिजल्ट आया है उनका रीजन ऑडिट ही रहता है, ठीक है। सो पॉजिटिव रिजल्ट तो डेफिनेटली मैं बहुत जल्द शेयर करूंगी, राइट। बट उसके अलावा अभी ये जो वीडियो है उन बच्चों का है, उन बच्चों के लिए है जो नहीं पास कर पाए ऑडिट को, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, क्या उनका अप्रोच होना चाहिए। और जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगी ना, आज मेरी जितने भी बच्चों से बात हुई है जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, मोस्टली मेरा इंटर का जो लाइव बैच है वहां से मेरे ज्यादातर बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है आज, और जिन बच्चों का भी फाइनल में भी क्लियर हुआ है उनके मैसेजेस के बेसिस पे मैं आगे आज बात करूंगी। मतलब ऑब्वियसली मैं अपना इनपुट देने वाली हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ चीजें आपको भी समझनी पड़ेंगी कि मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सेम ही मिस्टेक रिपीट करते रहोगे तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलते रहेंगे। अगर आपको रिजल्ट चेंज करना है तो आपको अपनी प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे एंड पे चीजें कहाँ पे गलत हो रही है। ओके, देखो इट्स वेरी इजी, और शायद आपको ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, मैं पहले ही सॉरी कह रही हूँ अगर आपके इमोशंस हर्ट हो जाए। देखो जब हमारी कोई चीज हमारे फेवर में नहीं आती तो इट्स वेरी इजी टू पुट ब्लेम ऑन अदर थिंग्स, राइट। जैसे कि इस बार आप कह सकते हो कि यार पेपर ऑडिट का बहुत मुश्किल आया था, इस वजह से पेपर के अंदर मार्क्स नहीं आए। हाँ, इस वजह से ज्यादातर बच्चों को पेपर मुश्किल लगा था, तो ज्यादातर बच्चों के मार्क्स नहीं भी आए होंगे ऑडिट के अंदर अच्छे। बट क्या पेपर इतना ज्यादा मुश्किल था कि आप उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे थे? मतलब इतना तो नहीं होगा, कोई भी पेपर इतना मुश्किल तो नहीं होगा कि 40 नंबर भी आप उसके अंदर नहीं लेकर आ सकते, राइट। वाई एम सेइंग दिस, क्योंकि अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट से आगे बढ़ोगे ना कि यार ये तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें तो कभी कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आप फिर से वही मिस्टेक करोगे कि आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे, लास्ट के 1 महीने के अंदर आप इस सब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करोगे। और कुछ बच्चे तो ना इसको उठाते ही 20 दिन जो बचे होते हैं आपके पेपर से पहले के, या 15 दिन बचे होते हैं, उसमें इस सब्जेक्ट को उठाते हैं। सो प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक, राइट। सो सबसे पहले अगर आपको ये जानना है कि यार मुझे कैसे इस सब्जेक्ट को पास करना है, कैसे बढ़ना चाहिए मुझे इस सब्जेक्ट के साथ अभी आगे, और आपके अटेम्प्ट लगे हैं या आपका नहीं हुआ इस बार पास, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि चीजें आपके एंड के ऊपर गलत काम पे हुई। और ये एनालाइज करने का एक तरीका क्या है, आप अपनी आंसर शीट मंगवा लो, है ना। तो आप ना इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर दो अपनी आंसर शीट के लिए, और फिर वहां पे देखो कि आपके मार्क्स कहाँ पे कट रहे हैं, है ना। और उसको भी आप इस नजरिए से मत देखना कि यार ये कितना पागल इंस्टीट्यूट है, इसने क्यों काट दे यहाँ पे मार्क्स, या इधर 1 नंबर तो मिलना चाहिए। ये समझने की कोशिश करो कि इंस्टीट्यूट किस चीज के ऊपर मार्क्स देता है और किस चीज के ऊपर आपके नंबर कट रहे हैं, बिकॉज आपको पेपर उसी का लिखना है। ओके, अगर आपको चाहिए जो आपकी आंसर शीट आ जाएगी तो आई कैन हेल्प, अगर मेरे पास टाइम होता है तो, राइट। सो आई कैन हेल्प यू एनालाइज दैट। जो भी आपको अपना इशू लग रहा है, आप अपनी आंसर शीट को एक बार देखोगे ना, आपको खुद रियलाइज होगा कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ। जब टेस्ट सीरीज की मैंने चेकिंग करी थी ना, तो बच्चों के आंसर मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था यार क्या लिख रहे हैं ये लोग, मतलब ये सीए फाइनल का बच्चा नहीं लिख सकता ऐसी बातें। ओके, सो प्लीज आप अपनी आंसर शीट मंगवाओ इंस्टीट्यूट से और बहुत अच्छे से उसको एनालाइज करो। वहां से आपको अपना ना मेन रीजन समझ में आएगा इस सब्जेक्ट को पास ना करने का। बहुत सारे बच्चे पता क्या कह रहे हैं कि यार फिर से वही हो गया मेरे साथ, फिर से वही हो गया, फिर से ऑडिट ने रोक दिया, फिर से ऑडिट ने रोक दिया, फिर से हो रहा है, इसका मतलब कहीं तो चीजें गलत हो रही है, राइट। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि अभी आपके पास टाइम है ही नहीं, मतलब आप सिर्फ 2 महीने बचे हैं, इस अटेम्प्ट में इतना टाइम नहीं कि आप मोमेंटम पकड़ने में टाइम लगाओगे। तो आपको ना आज से ही प्लान करना है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, क्या मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ इस सब्जेक्ट का, या फिर मुझे क्लासेस लेनी है। बट ये डिसीजन आप लोगे कैसे, ये डिसीजन लेना भी बहुत सिंपल है, राइट। ये डिसीजन लेने का एक तरीका ये है, सिर्फ एक ही तरीका है, आपको क्या कंसेप्ट आते हैं। अभी इस पे भी आपका जवाब हो सकता है कंसेप्ट तो मेरे को आते हैं, किसको नहीं आता, ऑडिट तो हमने इंटर्नशिप में करी है। नो, जो ऑडिट आप करते हो जो बुक के अंदर लिखी हुई है उसके अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस है, राइट। सो आपको अगर ये जानना है कि मेरा इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट के ऊपर कितना होल्ड है, आप इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रेफर करो, कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर समझ में आते हैं। अगर आप ये कहते हो कि मुझे एग्जाम के अंदर बैठ के क्वेश्चन समझ में आते हैं, बस मुझे ये पता नहीं लगता कि जो मैं लर्न करके आया, या आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, है ना, तब आप कह सकते हो कि हाँ लर्निंग पे मेरा थोड़ा सा कुछ इशू रहा होगा, बट कंसेप्ट तो मुझे आते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हो यार मुझे तो केस स्टडी कभी समझ में ही नहीं आती है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझे नहीं समझ में आता है, सो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि इशू कंसेप्ट है क्या। सो अगर इशू कंसेप्ट है तो गो फॉर द क्लासेस। और क्लास भी आप कैसे रेफर करोगे, रेगुलर बैच तो आप नहीं ले सकते कोई भी। हाँ, आइदर यू कैन गो फॉर अ फास्ट ट्रैक बैच और यू कैन गो फॉर एनी बूस्टर बैच, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है
तो मेरी बात सुनो, सेल्फ स्टडी करने का भी एक तरीका होता है। आप ऐसे नहीं कि कोई भी बुक आपने उठा ली और आप चालू हो गए। आप प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप उस चीज से अग्री मत करो, आप प्लीज कोई भी शॉर्टकट मत लो। आप चीजों को अगर आधा अधूरा पढ़ के जाओगे ना तो आपको कभी मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आपको मार्क्स मिल भी गए बाई चांस तो वो प्रोबेबिलिटी का गेम हो गया, वो लक का गेम होगा। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हो जस्ट मेक श्योर कि वो कंप्लीट है। मतलब मैं आपको कह दूंगी यार ये एबीसी एनालिसिस मेरा है या फलाना ढिमकाना एनालिसिस है, बट मैं कोई नहीं हूं ये बताने वाली कि यार क्या आपको पढ़ना और क्या छोड़ के जाना है। हाँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ ये प्रायोरिटी चैप्टर है, इधर अपना वेटेज ज्यादा रहेगा तो ये ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी, बट उसके अंदर से मैं आपको टॉपिक नहीं काट सकती, राइट। सो प्लीज आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट बुक इज कंप्लीट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, एंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर ऑफ दैट आप प्लीज ये देखो कि मॉड्यूल के अंदर कितना कवरेज है और आप जिस बुक को रेफर कर रहे हो उसके अंदर कितना कवरेज है। सो आप ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका करियर है। ओके, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे। ये इसलिए कहना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऑडिट में कैसे हम बाद में जाके ये कहते हैं यार कोई मुझे सिर्फ 200 पेजेस का बुक दे दो या 100 पेजेस का बुक दे दो, ऐसा कुछ। सो दैट्स यू शुड नॉट गो विद दैट, राइट। अगर कोई 100 पेजेस का बुक है तो देखो उसके अंदर कवरेज क्या है। कई बार क्या होता है पेजेस कम होते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है। ओके, सो आपको एक मटेरियल आपको देखना पड़ेगा। अब इसके बाद चलो आपने डिसाइड कर लिया भी मुझे कैसे आगे बढ़ना है। अच्छा, आप अगर सेल्फ स्टडी भी करोगे तो डेफिनेटली आप रिवीजन वीडियोस यूट्यूब से रेफर करोगे, इवन दोज वीडियोस एज वेल। जस्ट मेक श्योर कि टीचर कितना कवर करा रहा है। मतलब आपका मेन पर्पस क्या है कि आपको उतना कवर करना है जितना मॉड्यूल के अंदर है। तो अगर टीचर उतना कवर नहीं करा रहा तो फिर अगेन आई वुड से गो फॉर एनी बैच। बैच लेने का फायदा ये होता है, मैं बताती हूँ। आपको लगता है कि आपके पैसे लग रहे हैं, है ना, बट आप कोई भी बैच ले लो, बीट अ बूस्टर बैच और एनी अदर फास्ट ट्रैक बैच, उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है, एक तो आपकी क्लासेस होती हैं, मतलब पूरा सिलेबस वहां पे। दूसरा, जब टीचर पढ़ाता है तो आपको ये बताता भी है क्या किस कंसेप्ट को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। क्वेश्चंस करा रहा है वो आपको साथ में इंपॉर्टेंट। तो मतलब बहुत सारी चीजें जो आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो वहां पे आप नहीं कर रहे हो, वहां पे आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, अपने हिसाब से एक अप्रोच फॉलो कर रहे हो। सो आई थिंक इट्स बेटर इफ यू गो विद द बैच। अदरवाइज अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर दैट आप क्वेश्चंस देख रहे हो and you're focusing on learning, you're focusing on conceptual understanding, you're focusing on any class or any material which is complete in all material aspect. ओके, चलो फिर उसके बाद क्वेश्चन ये आते हैं, ये बता दो अभी आगे मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, मेरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो देखो, जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आगे बढ़ोगे, इस सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में बांट दो। एक तो जितने भी अपने स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर है उनका एक ग्रुप बना लो, राइट। जैसे कि अप टू चैप्टर नंबर 11 अपने क्या रह जाते हैं, स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर। उसके बाद दूसरा ग्रुप बना लो जो आपके नॉन स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर है, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 19 प्रोफेशनल एथिक्स। सो यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 12 आ गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे चैप्टर्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जो तीसरा ग्रुप बच गया वो आपके प्रोफेशनल एथिक्स का है। इन तीनों ग्रुप के अंदर जितना भी आपके चैप्टर्स है उनको आगे लेने का अप्रोच आपका अलग होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं पहले 11 चैप्टर की बात करूं जिसके अंदर स्टैंडर्ड की डिस्कशन है, वहां पे आपका फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी बेस्ड, है ना। तो आपको इधर कंसेप्ट बहुत ज्यादा समझने पड़ेंगे। तो आप जब भी इन सारे एसेज को, एसआरईज को, एसआरएस जो भी आपके स्टैंडर्ड है उनको आप रेफर करोगे, जस्ट मेक श्योर यू आर यूजिंग द क्वेश्चन बैंक एज वेल, यू आर ट्राइंग टू सोल्व एज मच एज क्वेश्चन पॉसिबल to understand how the institute is going to ask question from these standards. Okay? दूसरा, जो आपके बाकी चैप्टर बच गए सेकंड कैटेगरी वाले, दैट मीन्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 to 18, इधर क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट आएगा, तो इधर आपका फोकस लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। हाँ, कुछ आपके चैप्टर जैसे कि एनबीएफसी हो गया, वहां पे कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए, डिस्कशन, हैवी डिस्कशन चाहिए। बाकी सारे चैप्टर क्या है कि आपको कंसेप्ट आते तो आप लर्न करके जाओ थोड़ा बहुत। आपने ऑब्वियसली उधर इतना घुमा नहीं सकते इंस्टीट्यूट, केस स्टडी बेस्ड उतना मुश्किल नहीं रहेगा, तो वहां पे आपने कम क्वेश्चन सोल्व करे तो चल जाएगा। और जो प्रोफेशनल एथिक्स है, अगेन आपको वहां पे क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दोस क्लॉसेस, टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज रिटन इन योर प्रोफेशनल एथिक्स। सो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि जो आप ग्रुप 1 स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर्स करोगे और जो प्रोफेशनल एथिक्स होगा, क्वेश्चन के ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। ये जो बीच वाले चैप्टर है, इधर आप क्वेश्चन नहीं भी कर रहे हो, आप अगर कंसेप्ट भी याद करके जा रहे हो, समझ रहे हो कि क्या है इसका रेलिवेंस, तो भी चल जाएगा,
क्योंकि वही कंसेप्ट से ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ओके, अब ना आगे आप कैसे बढ़ोगे, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि ये जो 1 महीना है, मैं 1 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करूं। जैसे मैंने बोला कि वो अप्रोच आपको नहीं फॉलो करना है कि लास्ट के 20 दिन में ऑडिट उठा रहा हूं या लास्ट के 15 दिन में मैं ऑडिट उठा रहा हूं, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। वो स्टुपिडिटी होगी। फिर से आपको 1 महीना ऑडिट को देना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए, पढ़ने के लिए। जो लास्ट का 1 महीना बच गया, वहां पे आपको ना मल्टीपल रिवीजन करनी चाहिए। आई वुड से एक रिवीजन तो आप पढ़ते हुए अभी कर लो, लास्ट के 2 ये जो मंथ है 2 रिवीजन आप वहां पे मारो, प्लस आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप राइटिंग प्रैक्टिस कैसे भी कर सकते हो। आज जब मैं इंटर के एक बच्चे का इंटरव्यू ले रही थी, बहुत अच्छे मार्क्स आए, ठीक है उनके, और आई वुड से फाइनल वाले बच्चों के भी मार्क्स हैं, बट जिन्होंने नहीं रिजल्ट शेयर किया, प्लीज शेयर द रिजल्ट, राइट, क्योंकि उससे और बच्चों को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार अगर इनका हो रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। सो व्हाट आई केम टू नो कि वो बच्चा सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करता था दिन में, 2 क्वेश्चन लिख के देखता था। सो आप खुद समझो, आज आपके पास 60 दिन बचे हैं और मैं हर रोज 2 क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो आपने 120 क्वेश्चन लिख लिए। अभी 120 क्वेश्चन लिखने के लिए आप जाओगे एकदम से तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो कहता था मुझे 2 क्वेश्चन लिखने में 10 मिनट लगती थी। आपको समझ में आ रहा है? सो आप भी ऐसा अप्रोच फॉलो कर सकते हो कि यार मैंने जो भी आज टॉपिक पढ़ा उसके एटलीस्ट मुझे 2 क्वेश्चन लिखने हैं, 3 क्वेश्चन लिखने हैं। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट के अंदर। प्लस आप ना फोकस करो बेटा मल्टीपल रिवीजन के ऊपर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ताकि आप चीजें रिकॉल कर पाओ। और इसमें भी मैं एक बच्चे का इनपुट देना चाहूंगी, तो उसने कैसे रिवीजन करी थी। सो व्हाट ही यूज्ड टू डू कि चलो क्लास देख ली, फिर वो यूट्यूब पे जाता था एंड ही यूज्ड टू लिसन टू द रिवीजन वीडियो ऑफ माइन अगेन एंड अगेन। सो बार बार सुनता था, पहले वो 1 के ऊपर सुन रहा है, फिर वो 1.5 पे चला गया, फिर वो 2 पे, एग्जाम के टाइम पे उसने 3 के ऊपर देखना शुरू कर दिया, ठीक है, डाउनलोड करके 3 तक आप जा सकते हो ना, तो उसने उस स्पीड तक वो पहुंच गया। तो उससे क्या हो रहा है, मल्टीपल बार जब किसी चीज को सुनते हो तो वो चीज याद हो जाती है आपको। तो इस सब्जेक्ट में आपको लर्निंग भी रखनी पड़ेगी, कंसेप्चुअल नॉलेज भी रखनी पड़ेगी। प्लस एक स्पेशल बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे क्या है कि एमसीक्यू के ऊपर बहुत टाइम लगा रहे हैं, मतलब केस स्टडी के ऊपर बहुत टाइम लगा रहे हैं। देखो आपको डेफिनेटली केस स्टडी जो आईसीआई ने रिलीज करी है एक बार वो देखनी चाहिए, बट बहुत ज्यादा टाइम उधर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो रिपीट नहीं होने वाली है। अब अगर हो भी गई तो एक आधी टाइप की केस स्टडी वहां से आ सकती है। प्लस आपका ऑब्जेक्टिव रट्टा मारना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उन केस स्टडी को इसी तरीके से देखते हैं कि अगर यहीं से आ गया तो फिर मुझे एमसीक्यू का वो आंसर पता होगा पहले से। आपका अप्रोच होना चाहिए कि मुझे कंसेप्ट आते था कि किसी भी टाइप की केस स्टडी आए, भले मैंने वो केस स्टडी ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती है और मैंने नहीं पढ़ी तो भी मैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊं। और इतनी आसान है आपकी केस स्टडीज अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो, ठीक है। सो प्लीज एक सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा चीजों के साथ। फिर से कहना चाहूंगी, अगर आप सेम ही अप्रोच को फॉलो करते रहोगे कि चलो निमोनिक्स बना लेते हैं, खट्टा मार लेते हैं, या कोई भी छोटा मटेरियल कोई हमें दे दे उसको हम रेफर करके पास हो जाएंगे, फिर से वो गेम प्रोबेबिलिटी का होगा। आपको बहुत विजिलेंट होके आगे बढ़ना चाहिए, आई थिंक, राइट। दिस इज योर करियर, यू कांट प्ले विद दिस, यू कांट प्ले विद योर ओन करियर, राइट। सो सी बात उतनी पड़ जाती है, या तो आप एक अटेम्प्ट के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, या फिर आप हर अटेम्प्ट में मेहनत कर रहे हो थोड़ी 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 थोड़ी। सो सही अप्रोच होगा कि एक ही बार मेहनत कर लो। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज अगर आपको कोई इशू है डू पुट कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। यस, बाय बाय।